नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं HTML लेवल 3 को। लेवल 3 के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे HTML को। तो इस लेवल को हम दो पार्ट्स में समझ रहे होंगे। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे HTML के अंदर टेबल्स कैसे फॉर्म होती है, कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं टेबल्स को। एंड दूसरा हम डिटेल में समझेंगे फॉर्म्स को HTML के अंदर। तो रियल लाइफ के अंदर हमने कई सारी ऐसी वेबसाइट्स, कई सारी ऐसी ऐप्स, कई सारी एप्लीकेशंस देखी होंगी जहां पर हमें टेबल्स एंड फॉर्म्स दिखे होंगे। आज हम समझने वाले हैं कि अगर हमें खुद अपनी एक वेबसाइट बनानी है और उसके ऊपर हम एक टेबल या एक फॉर्म को दिखाना चाहते हैं तो उसको हम किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML टेबल्स के साथ। टेबल्स हमने काफी सारी देखी होंगी रियल लाइफ के अंदर, जिसका सबसे बेसिक एग्जांपल है कि स्कूल के अंदर बैठ के हमारी अटेंडेंस होती थी। अब अटेंडेंस के अंदर एक पूरी की पूरी टेबल रजिस्टर के अंदर बनी होती थी टीचर के पास। उस टेबल में क्या होता था, सबसे ऊपर लिखा होता था नेम एंड उसके साथ साथ हमारा रोल नंबर एंड हो सकता है कि और भी काफी सारी डिटेल्स लिखी हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है, ये मेरा ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पर नेम हो सकता है अमन, रोल नंबर हो सकता है 24, नेम हो सकता है श्रद्धा, रोल नंबर हो सकता है 86, नेम हो सकता है रजत, रोल नंबर हो सकता है 12, नेम हो सकता है सुधीर, रोल नंबर हो सकता है 10। हालांकि स्कूल में हमारे जो रोल नंबर्स होते थे वो सीक्वेंस के साथ चलते थे, पर इस तरीके से जब डेटा ऑर्गेनाइज होता है इसको हम कहते हैं कि मेरा डेटा एक टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज है। तो टेबल में जो डेटा होता है दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डेटा। HTML के अंदर हम टेबल्स जब बना रहे होंगे तो इसी तरीके से हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करवा रहे होंगे। तो अगर इतने पार्ट को मैं देखूं तो ये मेरे लिए मेरी एक HTML टेबल की फॉर्म में विजुअलाइज हो चुका है। अब HTML टेबल की जब हम बात करते हैं तो टेबल के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हमें समझना पड़ता है। अगर इस टेबल को और अच्छे से फॉर्मेट किया जाए तो हम अपनी टेबल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में मेरी टेबल अपीयर करने लग जाएगी। तो इसको मैं कह सकती हूँ अपनी एक टेबल। एंड इसी तरीके की सिमिलर टेबल हम HTML के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल्स को HTML के अंदर पढ़ने से पहले हमें कुछ कुछ टेबल के नाम हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको समझना पड़ेगा। किसी भी टेबल को समझने के लिए हमें दो एट्रीब्यूट्स को समझना पड़ता है, एक होता है रो, एक होता है हमारे पास कॉलम। अब अगर हम मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो रोज एंड कॉलम्स के बारे में हमने काफ़ी बार सीखा होगा। कॉमर्स के अंदर भी काफ़ी सारी हम टेबल्स बनाया करते हैं। अब समझ लेते हैं बेसिक से, रो क्या होती है। किसी भी डेटा को अगर हम इस सीधी लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में एनालाइज करें तो ये मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है, इस डेटा को रो 3 में लिखा गया है, इस डेटा को रो 4 में लिखा गया है, इस डेटा को रो 5 में लिखा गया है। रो यानी हॉरिजॉन्टली जब हम डेटा की एक लाइन देखते हैं तो उसको हम रो कह देते हैं। एंड उसी तरीके से कॉलम यानी जब हम वर्टिकली डेटा की एक लाइन देखते हैं, यानी ये मेरा कॉलम 1 है एंड ये मेरा कॉलम 2 है। तो टेबल का जितना भी डेटा होता है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डिवाइडेड होता है। मैं किसी भी डेटा को इस तरीके से कह सकती हूँ कि ये मेरी सिंगल रो के अंदर डेटा आता है या ये वाला डेटा मेरे एक सिंगल कॉलम के अंदर आता है। अब जो मेरी रोज एंड कॉलम्स होती है उसमें जो मेन रो होती है, यानी जिसके अंदर एक तरीके से हम हेडिंग लिख रहे होते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये मेरे टेबल का हेडर है। हेडर यानी, हेडर को हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि HTML के अंदर क्या होता है। हेडर यानी मेन जो पार्ट होता है या जो हेडिंग बताता है, मेन कंटेंट के बारे में बताता है पार्ट सेक्शन HTML पेजेस पर, उसको हम हेडर कह देते हैं। उसी तरीके से टेबल के जो मेन कंटेंट के बारे में पार्ट हमें बताता है उसको हम किसी भी टेबल का हेडर कह देते हैं। अब टेबल्स के अंदर बहुत यूनिक चीज़ है कि सिर्फ हेडर यहाँ पर नहीं हो सकता, हम चाहें तो बीच वाली किसी रैंडम रो को भी अपना हेडर बना सकते हैं। बाकी लॉजिकली 99% प्रैक्टिकल केसेस में हम ऐसा नहीं करते और जितना भी डेटा हम दिखा रहे होते हैं वो नॉर्मल रियल लाइफ टेबल जैसा ही दिखता है। तो जब भी टेबल्स की हम बात करें हमें दो चीजें याद रखनी है कि टेबल कॉम्बिनेशन होता है रोज का एंड कॉलम्स का। रोज होती हैं हमारी हॉरिजॉन्टल की तरफ, कॉलम्स होते हैं हमारे वर्टिकल की तरफ। अब बात करते हैं अगर किसी भी टेबल को मुझे HTML के अंदर रिक्रिएट करना होगा तो उसके लिए हम क्या सिंटैक्स यूज करेंगे। इस तरीके का कुछ सिंटैक्स होता है किसी भी टेबल को HTML के अंदर क्रिएट करने के लिए, जिसकी शुरुआत होती है एक टेबल टैग के साथ। जैसे ही मैं एक टेबल टैग अपने कोड के अंदर लिख दूंगी वैसे ही मेरे पास एक टेबल की क्रिएशन की शुरुआत हो जाएगी, पर टेबल क्रिएट नहीं होगी। जैसे अगर मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट को खोलूं एंड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक classroom.html नाम की फाइल बनाई हुई है जिसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। टाइटल मैंने इसका रखा है HTML लेवल 3। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो बाय डिफॉल्ट वैसी की वैसी हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, बॉडी के अंदर यहाँ पर एक टेबल नाम का टैग लिखने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने टेबल को क्रिएट कर लिया, इसको सेव किया तो दोनों सेम लाइन पर आ गए क्योंकि टेबल अभी खाली है। एंड इसी classroom.html को
मैं खोलने वाली हूँ। तो इस तरीके से अभी जो मेरा पेज बना है वो कंप्लीटली एम्प्टी है। तो इससे समझ आया कि सिर्फ टेबल लिख देने से एक टेबल क्रिएट नहीं होती। HTML के अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल के अंदर कुछ एक्चुअल डेटा भी होना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी टेबल कुछ भी नहीं होता। तो बात करते हैं कि HTML टेबल्स के अंदर डेटा हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। हमारी जो टेबल दिखने वाली है वो कुछ ऐसी सी दिखेगी, जिसके अंदर क्या है, ऊपर मैंने एक टेबल में टाइटल दे दिया है। इसको या तो हम टेबल का टाइटल कह सकते हैं, वरना HTML के अंदर इसको हम कैप्शन भी कहते हैं। कैप्शन वर्ड हमने पहले बहुत बार देखा होगा, जब हम इंस्टाग्राम के ऊपर फोटोज पोस्ट करते हैं, फेसबुक के ऊपर फोटोज वीडियोज पोस्ट करते हैं, तो हमेशा फोटो के साथ एक टेक्स्ट जाता है जो डिस्क्राइब करता है कि इस फोटो के अंदर चल क्या रहा है। उसको आम भाषा में कैप्शन कहा जाता है कि वो उस फोटो का कैप्शन है। वैसे ही टेबल्स का भी कैप्शन होता है। टेबल का कैप्शन ये बताता है कि टेबल के अंदर किस तरीके का डेटा है। जैसे इस टेबल के अंदर मैंने आइटम और प्राइस का डेटा लिखा हुआ है। इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से एक मेन्यू है, जिसमें फ्रूटी का प्राइस 10 रुपये, समोसे का प्राइस 12 रुपये, चिप्स का प्राइस 20 रुपये, और ये मेरा बन गया एक फूड मेन्यू। सिमिलरली जो टेबल मैंने पहले बनाई थी, इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट डेटा। तो इस टेबल का जो कैप्शन हो सकता था वो हो सकता था स्टूडेंट डेटा। तो सबसे पहली चीज़ जो हम किसी भी टेबल के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं वो उसका कैप्शन है, कि इस टेबल के अंदर किस तरीके का कंटेंट आएगा। कैप्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कैप्शन टैग को लिख रहे होते हैं। कैप्शन टैग के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो एक तरीके से मेरी टेबल का कैप्शन बन जाता है। जैसे अपने HTML फाइल में सेम टेबल क्रिएट करने के लिए मैं लिख सकती हूँ कैप्शन, एंड उसके अंदर हम लिख रहे होंगे फूड मेन्यू। तो मैं खाने का मेन्यू बनाने वाली हूँ, जो यूजुअली रेस्टोरेंट्स के अंदर, कैंटीन के अंदर बैठकर हमें मेन्यू दिया जाता है। उसी सेम मेन्यू को हम एक वेब पेज के ऊपर विजुअलाइज करके देखने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ टैग्स आते हैं। पहला मुझे ये TR टैग दिख रहा है, फिर मुझे ये TH टैग दिख रहा है। इसके अंदर कुछ हेडर 1, हेडर 2, डेटा 1, डेटा 2, एक TD टैग है। अलग अलग मुझे अंदर टैग्स दिख रहे हैं। तो जितना भी डेटा दिखाई देता है एक टेबल के अंदर, फिर चाहे वो हेडर का डेटा हो गया हो या नॉर्मल टेक्स्ट का डेटा। हेडर का डेटा यानी जो हेडिंग होती है, जैसे यहाँ पर ये जो ब्लैक के अंदर व्हाइट टेक्स्ट हाईलाइटेड है, ये एक तरीके से मेरा हेडर का डेटा है, क्योंकि हाईलाइटेड पार्ट है मेरी पूरी टेबल का। एंड ये जो नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है, ये सारा मेरा नॉर्मल टेबल डेटा है। तो अलग अलग तरीके के डेटा को हम अलग अलग टैग्स की फॉर्म में विजुअलाइज करते हैं टेबल के अंदर। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 डिफरेंट टाइप्स के टैग्स पढ़ते हैं HTML में। इनमें से सबसे पहला होता है मेरा TR टैग। TR टैग का काम होता है टेबल के अंदर रोज को क्रिएट करना। यानी अगर मैंने इस तरीके की टेबल बनाई हुई है, तो इसमें ये मेरी रो 1 है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये मेरी रो 2 है, ये मेरी रो 3 है, एंड ये मेरी रो 4 है। तो इस रो को क्रिएट करने के लिए मैं एक TR टैग को यूज करूंगी, इस रो को क्रिएट करने के लिए एक TR टैग, इस रो को क्रिएट करने के लिए। एंड सिमिलरली एक टेबल के अंदर जितनी भी रोज होंगी, हर एक इंडिविजुअल रो के लिए मुझे एक TR टैग को लिखना पड़ेगा। TR टैग के अंदर जितना भी कंटेंट होगा, वो सारा का सारा कंटेंट एक पर्टिकुलर रो के कंटेंट को दिखाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे अगर इस टेबल को बनाना है, तो मुझे 4 TR टैग्स यूज करने पड़ेंगे। तो एक बार 4 TR टैग्स को क्या करते हैं, अपनी टेबल के अंदर क्रिएट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट टैग हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4 रोज को क्रिएट करने के लिए 4 TR टैग्स को मैंने यूज किया है। सेकंड तरीके का टैग जिसको हम स्टडी करते हैं वो है मेरा TD टैग। TD टैग क्या दिखाता है? इस टैग का काम होता है टेबल के डेटा को डिस्प्ले कराना, और जैसे TD होता है वैसे ही मेरा TH टैग होता है, जिसका काम होता है टेबल के हेडर को डिस्प्ले कराना। इसको एक तरीके से हम फुल फॉर्म में याद भी कर सकते हैं। T तो सारे टैग्स के अंदर कॉमन है, R स्टैंड्स फॉर रो, D स्टैंड्स फॉर डेटा, एंड H स्टैंड्स फॉर हेडर। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि जब डेटा को डिस्प्ले कराना है तो TD टैग है, जब रो बनानी है तो TR टैग है, जब हेडर दिखाना है तो TH टैग है। तो अगर मैं अपनी इस टेबल को एनालाइज करूं, तो यहाँ पर ये वाली जो सबसे ऊपर वाली रो है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हेडर है। तो यहाँ पर मैं TH टैग यूज करूंगी। TR टैग के अंदर रो तो मैंने बना ली, पर रो के अंदर किस तरीके का डेटा आना चाहिए वो मेरा TH टैग बताएगा। ये मेरा नॉर्मल डेटा है, तो यहाँ मेरा TD टैग आएगा, इसके अंदर भी TD टैग आएगा, इसके अंदर भी TD टैग आएगा। तो एक तरीके से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैंने एक रो क्रिएट की, तो उसके लिए मैं TR टैग यूज करूंगी। तो यहाँ ये मैंने TR टैग लिख दिया, पर रो के अंदर हेडर आएगा तो उसके लिए एक TH टैग आएगा, कुछ इस तरीके से। पर रो के अंदर अगर मैं नॉर्मल डेटा डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे एक रो बनानी पड़ेगी लाइक दिस, एंड उसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक TD टैग को।
तो इस तरीके से मैं एक रो बनाऊंगी नॉर्मल डेटा के साथ एंड इस तरीके से हम एक रो बना रहे होंगे एक हेडर डेटा के साथ। सेम चीज हमने पहले वाले सिंटैक्स में देखी कि यहाँ पर मैंने रो तो क्रिएट की, पर रो के अंदर फर्स्ट रो जो क्रिएट हुई है उसके अंदर मैं 2 हेडर्स देने वाली हूँ। तो हेडर्स के लिए मैंने ts टैग को यूज किया, उसमें मैं हेडर 1 लिखूंगी। इस टेबल के लिए हेडर 1 क्या होने वाला है, इस टेबल के लिए हेडर 1 हो जाएगा मेरे पास आइटम। इस टेबल के लिए हेडर में सेकंड चीज क्या होने वाली है, हेडर में सेकंड चीज हो जाएगी मेरे पास प्राइस। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ प्राइस। तो ये मेरी फर्स्ट रो खत्म हो गई जिसमें पहले आ गया आइटम, उसके बाद आ गया प्राइस। उसके बाद मैं सेकंड रो क्रिएट करूंगी। सेकंड रो के अंदर क्योंकि मुझे नॉर्मल डेटा को डिस्प्ले कराना है तो मैं टीडी टैग का यूज करूंगी। ये जो टीडी एंड टीएच टैग्स हैं इनके अंदर सिंगल जो आइटम है वो डिस्प्ले होगा। सिंगल आइटम डिस्प्ले होने का मतलब है कि ये सिंगल सेल है। सिंगल सेल यानी सिर्फ इतना पार्ट जो एक रो एंड एक कॉलम लेता है, इतना पार्ट जो एक रो एंड एक कॉलम लेता है उसको हम सेल कह देते हैं टेबल के अंदर। तो पहले सेल को डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पर डेटा 1 लिखूंगी विच कुड बी फ्रूटी, एंड दूसरे सेल को डिस्प्ले कराने के लिए मतलब इस सेल को डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पर मैं काट कर लिख सकती हूँ अपना डेटा 2 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10। तो अब क्या करने वाले, इस टेबल को हम एक बार रिक्रिएट करते हैं अपने HTML कोड के अंदर। मैंने 4 TR टैग्स को यूज किया था 4 रोज को डिस्प्ले कराने के लिए। अब फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो में मेरे पास हेडर टैग है, तो 2 हेडर आइटम्स है मेरे पास, एक हेडिंग है आइटम, एक हेडिंग है प्राइस। तो TR टैग के अंदर सबसे पहले मैं TH टैग बनाऊंगी और इसके अंदर मैं लिखूंगी आइटम एंड सेकंड जो हेडिंग होगी मेरे पास दैट विल बी इक्वल टू प्राइस। इसको कैपिटल P कर लेते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट रो बन गई। अब बात करते हैं अपनी सेकंड रो की। सेकंड रो के अंदर पहला डेटा जिसको मुझे डिस्प्ले कराना है वो है फ्रूटी, सेकंड डेटा जिसको मुझे डिस्प्ले कराना है 10। क्या ये हेडर टाइप का डेटा, ये हेडर टाइप का डेटा नहीं, ये नॉर्मल डेटा सेल है। तो इसके लिए मैं TD टैग का यूज करूंगी। TD यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ फ्रूटी एंड सेकेंड लाइन में भी TD टैग में हम लिखने वाले हैं 10। सिमिलरली ये सेम चीज़ें अगली रो में भी रेप्लिकेट हो जाएंगी, अगली रो में भी रेप्लिकेट हो जाएंगी। तो ये क्या फॉर्मेट हुआ, मैंने TR टैग्स को यूज़ किया रो क्रिएट करने के लिए, उसके अंदर हेडर डिस्प्ले करा दिए। फिर से TR टैग को यूज़ किया रो डिस्प्ले करने के लिए, उसके अंदर मैंने डेटा को डिस्प्ले करा दिया। एक बार इसको सेव करते हैं और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करने वाली हूँ अपने पेज को, तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। अभी ये वैसी टेबल नहीं बनी है जैसी हम बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे मेन चीज़ एक बॉर्डर मिसिंग है, मतलब कोई लाइंस नहीं दिख रही हैं इस टेबल के अंदर। तो अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, उन लाइंस को हम इग्नोर करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ डेटा पर ध्यान देते हैं। डेटा पर जब हम ध्यान देंगे तो मुझे पता चलेगा आइटम एंड प्राइस ये बोल्ड में हो गया है, मतलब नॉर्मल जो सारी चीज़ें डिस्प्लेड हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्प्लेड हैं, पर जो मेरा हेडर मैंने बनाया था आइटम एंड प्राइस ये एक तरीके से बोल्ड में डिस्प्ले होता है। तो टेबल्स के जितने भी हेडर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड होते हैं। हम चाहें तो कोई भी स्टाइलिंग CSS में जाकर चेंज कर सकते हैं, पर CSS को अभी हमने पढ़ा नहीं है तो हम बेसिक रॉ HTML को यूज़ कर रहे होंगे। नीचे का जो डेटा है वो हमें नॉर्मली दिखाई देता है और मेरे जो टेबल का कैप्शन था विच वॉज फूड मेन्यू वो मुझे इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर सारी रोज में फ्रूटी 10 लिखा हुआ है, तो अपने आइटम्स को चेंज कर देते हैं। पहली रो में तो फ्रूटी 10 है, सेकंड रो के अंदर हम लिखने वाले हैं समोसा एंड ₹12। थर्ड रो के अंदर हम लिखने वाले हैं चिप्स एंड ₹20। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरा डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ कर सकती हूँ, यानी अपने कोड में जाकर ये जो मेरी टेबल है इसके अंदर मैं लिखूंगी बॉर्डर इज इक्वल टू ब्लैक और इसको एक बार सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करूं तो मुझे दिखेगा मेरे पास एक बॉर्डर पूरा का पूरा क्रिएट हो गया है। अब ये जो बॉर्डर चीज़ मैंने ऐड की है इससे क्या हुआ, मेरी टेबल के लिए मेरे पास एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। ये एक थोड़ा सा हैक होता है, HTML के अंदर ही CSS लिखने का एक तरीका होता है। तो जो बॉर्डर मैंने क्रिएट किया है ये एक्चुअली CSS का पार्ट है और इस तरीके से टेबल का बॉर्डर क्रिएट करना एक अच्छा आइडिया नहीं है, बट सिर्फ क्लैरिटी के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब टेबल कंप्लीटली तैयार होती है तो उसके अंदर बॉर्डर भी होता है। पर क्योंकि अभी के लिए हमने CSS नहीं सीखा तो बॉर्डर और जितनी भी स्टाइलिंग है टेबल से रिलेटेड उसको हम CSS के टाइम पर सीख रहे होंगे। तो अभी के लिए जो पूरा बॉर्डर होता है टेबल का इसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे होंगे। उतनी सुंदर टेबल्स हमें नहीं दिख रही होंगी, बस हम टेबल की फंक्शनैलिटी को समझ रहे होंगे। तो इसको दोबारा कर लेते हैं रिफ्रेश, तो मेरा बॉर्डर गायब हो गया एंड इस तरीके की एक टेबल मैंने क्रिएट कर दी है जिसके साथ हमने स्टार्ट किया था।